हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जेएलओ एग्जाम 2023 के संबंध में पूर्व के वर्ष 2013 के सेकंड पेपर जो कि सीपीसी एवं सीआरपीसी पर आधारित रहता है, इसमें सीआरपीसी वाले भाग से कुछ एमसीक्यूज आपके साथ विस्तार पूर्वक व्याख्या से डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको पसंद आता है आपसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इन प्रश्नों को आप सिविल जज छत्तीसगढ़ परीक्षा 2023 के संबंध में भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में ला स्टडी लिखना होगा तथा कुछ इस तरह के इंटरफेस बनी हुई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करते हुए स्टूडेंट साइट से आप इसको साइन अप करें। इसके बाद फ्री बटन में जाने के बाद आप यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल तथा टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ स्टोर सेक्शन में 20 प्रश्न प्रतिदिन की एक हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई है, जिसे आप विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए कंबाइंड रूप से परचेज कर सकते हैं। इसमें एक विषय से एक दिन में 20 प्रश्न, जिनमें के आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सभी पर आधारित ये प्रश्न रहते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी तथा लाइव स्टडी डिस्कशन को भी ज्वाइन करें। ये आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तैयार किए गए हैं। फेसबुक पेज लाइव स्टडी 123 तथा ला.स्टडी-123 को इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन करें। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि दंड प्रकार संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यह सूचना देता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। धारा 154, धारा 174, धारा 147 तथा धारा 181। कौन सा सेक्शन लागू होगा यदि एक पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है? तो आत्महत्या आदि के मामले में जांच किए जाने को लेकर के ये सेक्शन 174 बात करता है। ऑप्शन क्रमांक बी। इसमें आत्महत्या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी महिला के द्वारा, या अगर कोई व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में या पुलिस अभिरक्षा में भी किसी की डेथ हो जाती है तो भी ये सेक्शन 174 ही लागू रहता है। तो ऑप्शन क्रमांक 20 का सही आंसर है। 154 जो बताता है ये हमें जो संज्ञेय मामले होते हैं, संज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला दिए जाने की बात करता है। और सेक्शन 147 ये बात करता है भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में जो विवाद होते हैं उनको लेकर के, ठीक है, भूमि या जल को लेकर के। और सेक्शन 181 ये बात करता है कि कुछ अपराधों की दशा में विचारण का संज्ञान, ठीक है, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का जो स्थान है, प्लेस, ठीक है, विचारण का स्थान, इसके संबंध में सेक्शन 181 प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपराध जिसका विचारण सिर्फ परिवार पर ही किया जा सकता है, चोरी, विवाह के विरुद्ध अपराध, बलात्कार तथा आपराधिक मानव वध। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है? अपराध जिसका विचारण सिर्फ परिवार पर ही किया जा सकता है, केवल कंप्लेंट के आधार पर ही जिसका विचारण किया जा सकता है। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है? सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 198, ठीक है, सेक्शन 198 ये प्रावधान करता है कि कोई भी न्यायालय, ठीक है, कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय 20 है उस अध्याय 20 के अधीन जो अपराध विवाह के विरुद्ध अपराधों को लेकर के हैं उनका संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। चोरी, बलात्कार तथा आपराधिक मानव वध से संबंधित जो मामले हैं उनका जो संज्ञान है वो पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाता है, ठीक है, उनका संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाता है। केवल विवाह के विरुद्ध अपराधों को लेकर के, वो भी आपका चैप्टर 20 है, चैप्टर 20 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इसके तहत आने वाले अपराधों को लेकर के। प्रश्न अगला है कि दंड प्रकार संहिता 1973 की धारा 206 के 2 के अंतर्गत तुच्छ या छोटे अपराधों का क्या अर्थ है? ऐसे अपराध जो सिर्फ 500 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे अपराध जो कि 1000 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे अपराध जो कि 2000 रुपए से अधिक जुर्माने से दंडनीय है, और ऐसे अपराध जो कि 5000 रुपए से अधिक के जुर्माने से दंडनीय है। बताइएगा सही आंसर क्या है? 206 के 2 के अंतर्गत कौन से मामलों को तुच्छ अपराध की श्रेणी में रखा गया है?
ऐसे मामले जो कि 1000 रुपये से ना देके जुर्माने से दंडनीय है उनको तुच्छ अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन क्रमांक बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि जब एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अधिक के जुर्माने का दंडादेश देता है तो अपील संसद की जाएगी सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में कहीं भी की जा सकती है और कोई भी अपील नहीं होगी। बताइएगा सही आंसर क्या है। जब एक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा 100 रुपये से अधिक के जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है तो अपील कहाँ संस्थित की जा सकती है। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक शेयर करते चले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें। सीआरपीसी का सेक्शन 376 ये प्रावधान करता है, कुछ ऐसे छोटे मामले बताए गए हैं जिनमें कि अपील नहीं होती है, ठीक है, जिनमें अपील का नहीं होना बताया जाता है। एक जिसमें पहला है कि अगर हाईकोर्ट ने 6 महीने तक का कारावास दे दिया है या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे दिए हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के द्वारा। नोट करते जाइएगा, अगर हाईकोर्ट के द्वारा 6 मंथ 6 माह का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे दिए हैं तो ऐसे मामलों में अपील नहीं होगी। या फिर अगर सेशन न्यायालय के द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट ने 3 महीने तक का कारावास दे दिया है या 200 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया है, 3 मंथ ऑब्लिक 200, ठीक है, सेशन कोर्ट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपये तक का अगर दंडादेश दिया गया है तो उसमें भी अपील नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर उपरोक्त में से किसी मामले में अपील नहीं होगी। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि परंतु कि किसी भी स्त्री के द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जाएगी। अंतर्स्थापित किया गया है किस अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम के द्वारा, 2005, 2008, 2010 या 2013? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतर्स्थापित? अंतर्स्थापित का तात्पर्य होता है अंत में स्थापित, ठीक है, अंत में स्थापित, उसके अंत में स्थापित किया गया है तो ये अंतर्स्थापित कहलाता है। बताइएगा सही आंसर क्या है। यह है आपका 2013 का संशोधन अधिनियम, ऑप्शन क्रमांक डी। ऑप्शन क्रमांक डी 2013 के अधिनियम के द्वारा 154 के प्रथम परंतु को अंतर्स्थापित किया गया, ठीक है। अंतर्स्थापित करके जो पूरी भाषा लिखी गई है 376, 354 से या 509 से संबंधित जो मामले अपराधों के हैं इंडियन पिनल कोड के तहत। प्रश्न अगला है कि ए पर बी को लूटने और स्वेच्छा उपतिकायित करने का आरोप है। क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा? हाँ, नहीं, सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से या मजिस्ट्रेट की इच्छा पर निर्भर है। बताइए सही आंसर क्या है। सेक्शन 220, ठीक है, सेक्शन 220 इंडियन पिनल कोड का, उसका भी सब सेक्शन 4 ये प्रावधान करता है कि यदि कई कार्य जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं, मिलकर के भिन्न अपराध बनते हैं, ठीक है, एक से या एक से अधिक मिलकर के भिन्न अपराध बनते हैं तो ऐसे कार्यों से मिलकर के बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक के द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया भी जा सकता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रश्न का सही आंसर है कि हाँ, लगाया जा सकेगा। ऑप्शन क्रमांक ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166(1) के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो आपराधिक न्यायालय जारी कर सकता है तलाशी वारंट, प्रार्थना पत्र, सम्मन या प्रोक्त में से कोई नहीं। उसके द्वारा क्या जारी किया जाता है? प्रार्थना पत्र जारी किया जा सकता है, जाता है 161(a) के तहत, ठीक है, भारत से बाहर। और 166 का जो बी है वो भारत के अंदर है। यानी 166(a) प्रावधान करता है कि जब तलाशी भारत के बाहर की जानी है और 166(b) ये प्रावधान करता है कि जब बाहर के देशों से तलाशी के लिए भारत में कोई अनुरोध पत्र, निवेदन पत्र भेजा जाता है वो भारत के अंदर आता है। और इसके लिए पर्टिकुलर किसी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, किसी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को या फिर किसी सीजीएम को इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है जो कि इसके संबंध में कार्रवाई करते हैं। तो ऑप्शन क्रमांक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या ऑप्शन क्रमांक बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
मतलब भारत के बाहर किसी स्थान की तलाशी या किसी देश में कहीं के लिए भी या संबंधित प्राधिकारी के लिए ये जारी जो किए जाते हैं, प्रार्थना पत्र जारी किए जाते हैं न्यायालय के लिए या उस प्राधिकारी के लिए जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत वो ऐसा व्यक्ति वहां रहता है, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं या उसके कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो उसके संबंध में ये प्रार्थना पत्र जारी किया जाता है। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत अवर दंड न्यायालय से अभिलेख मांगने का अधिकार रहता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। बताइएगा सही आंसर क्या है। 397 के तहत आपसे पूछा गया है। थ्री 397 के तहत ये पावर सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास होती है कि सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय किसी भी अवर दंड न्यायालय से अभिलेख मंगाए जाने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन क्रमांक 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि किसी व्यक्ति को एक ही मामले में दोबारा संकट में नहीं डाला जाएगा, सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन ये प्रावधान करता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सेक्शन 300, सेक्शन 297, सेक्शन 396 और सेक्शन 298। किसी व्यक्ति को एक ही मामले में दोबारा संकट में नहीं डाला जाएगा, इसके संबंध में प्रावधान करता है सेक्शन 300। ठीक है, सेक्शन 300 ऑप्शन क्रमांक आपका ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद की, तो संविधान का अनुच्छेद 20(2) भी इससे संबंध रखता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 20(2) भी से संबंध रखता है। 297 ये प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। ठीक है, शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी, इसके संबंध में 297 ये बात करता है शपथ पत्रों को लेकर के। सेक्शन 396 ये बात करता है उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा किया जाना। ठीक है, हाईकोर्ट के विनिश्चय के अनुसार उस मामले का निपटारा किया जाना। और 298 ये पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को कैसे साबित किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति की पूर्व में कोई दोष सिद्धि है, पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को किस तरह साबित किया जाएगा, इसके संबंध में प्रावधान करता है। प्रश्न के निम्नलिखित संकथनों में से कौन सा संकथन असत्य है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन केवल एक पत्र के द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक टेलीफोन के द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। असंज्ञेय मामलों के कार्य करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित हो, थाने के भाषा अधिकारी को दी जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवेदन होती है और प्रथम सूचना प्रतिवेदन की एक कॉपी निःशुल्क सूचना देने वाले को दी जाएगी। कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है कि कौन सा इनमें से असत्य है। तो देखिए ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर सत्य है। असंज्ञेय मामलों को कायद करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित हो, थाने के भाषा अधिकारी को दी जाती है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है? नहीं, असंज्ञेय मामलों से संबंधित तो सूचना दी जाती है वो एनसीआर कहलाती है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहलाती है, जिसे हम एनसीआर कहते हैं। सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत इसका प्रावधान है और इसे जब ये दर्ज कराने वाले व्यक्ति को इसकी कॉपी दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष, अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जाइए इसे लेकर के। ठीक है, कोर्ट जाने के लिए सलाह दी जाती है। वकील साहब से कहिए, वकील साहब इसके संबंध में एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास आएगा, तब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, ये असंज्ञेय मामलों से संबंधित रिपोर्ट एनसीआर होती है। तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? 304, 305, 307 और 310। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है सेक्शन 304 में। कुछ मामलों में, ठीक है, कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के खर्च पर, राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्रदान की जाती है। 304 में बताया गया। 305 जो बताता है, ये बताता है प्रक्रिया जब नियम या रजिस्ट्रीकृत जो सोसाइटी अभियुक्त होती है उसके संबंध में 305 बताती है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जो सोसाइटी है वो अगर अभियुक्त है, पूरा कोई फर्म वगैरह अभियुक्त होती है, तो उसके संबंध में जो क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी ये बताती है। धारा 307 ये क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति को बताती है और धारा 310 ये लोकल निरीक्षण या लोकल इंस्पेक्शंस के संबंध में बताती है। ठीक है, लोकल निरीक्षण, लोकल इंस्पेक्शंस को लेकर बताती है। तो ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन क्रमांक ए। प्रश्न अगला है कि धारा 164(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो क्या मजिस्ट्रेट उससे पुलिस की अपेक्षा में अनुरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा? पुलिस की अपेक्षा में अनुरोध को प्राधिकृत करेगा, जमानत पर रिहा करेगा, दंडित करेगा।
164(3) के तहत अगर कोई व्यक्ति ये कथन करता है, संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे पुलिस के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, पुलिस के अनुरोध को प्राधिकृत नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 164 के अनुसार। ठीक है, मजिस्ट्रेट को अगर वो अस्वीकृति जाहिर करता है तो उसे मजिस्ट्रेट पुलिस के हवाले नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन क्रमांक ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रश्न अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील की जा सकती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, सत्र न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास अपील नहीं होगी। 265 14 अभिभाग वाले चैप्टर को लेकर के ये प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। देखिए 265 के अनुसार 206 के अधीन दिया गया कोई भी निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत केवल विशेष अनुमति याचिका लगाई जा सकती है और 226 और 227 के तहत रिट याचिका लगाई जा सकती है। ठीक है, 136 के तहत 136 आर्टिकल और 226 और 227 के तहत, ठीक है, रिट याचिका लगाई जाती है, बाकी कोई अपील नहीं है। ऑप्शन अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अंतर्गत राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा कौन अदायत कर सकता है। ये उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार करेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अंतर्गत बताइएगा सही आंसर क्या है। 272 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय की भाषा को कौन निर्धारित करता है। टू 272 में हमको ये बताया गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की जो भाषा है ये राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसके संबंध में प्रावधान नियम बनाती है। तो ऑप्शन क्रमांक सी, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत जमानत रद्द करने का क्षेत्राधिकार किसको होता है। सत्र न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है, उच्च न्यायालय में सत्र न्यायालय को होता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को होता है, तो सभी को होता है। 439 के तहत जमानत को रद्द किए जाने के संबंध में प्रावधान किसको होता है। चार सौ उनतालीस के तहत जमानत रद्द किए जाने का जो प्रावधान है ये उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय इनको होता है जमानत रद्द किए जाने के संबंध में जो राइट है इनके पास होता है। अगर कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जा चुका है तो उसको गिरफ्तार करने के संबंध में इनके द्वारा निर्देश दिया जा सकता है और उसे अवरक्षा में पुनः सपुर्द करने के लिए कहा जा सकता है कि भाई इसको दोबारा आप अवरक्षा में ले लीजिए। तो इसके तहत जो हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इसके संबंध में कुछ पावर रखते हैं, जिनमें कि एक पावर है कि जमानत लेने हेतु अवर न्यायालय को निर्देश देने की शक्ति होती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा सशर्त जमानत में आरोपित शर्त को अपास्त या उपांतरित करने की शक्ति होती है तथा जमानत पर छोड़े जा चुके व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश देने की शक्ति भी होती है उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के पास में। ऑप्शन क्रमांक बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला है कि कब एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने में सक्षम होता है। पुलिस रिपोर्ट पर, परिवार पर, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की सूचना पर एवं स्वयं के संज्ञान पर तथा उपरोक्त सभी। संज्ञान कॉग्निजेंस ले रहा है मजिस्ट्रेट, किस सेक्शन के तहत ले रहा है बताइएगा। सेक्शन 190 सीआरपीसी का सेक्शन 190 190 पुलिस रिपोर्ट पर भी, परिवार पर भी, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की सूचना पर भी या स्वयं के ज्ञान पर भी। ऑप्शन क्रमांक डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन है अपने माता पिता से भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाबानो बेगम, रेवती बाई बनाम जागेश्वर, विजय मनोहर अरबट वर्सेस काशीराम राजाराम तथा सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। बताइएगा। एक विवाहित पुत्री जिसके पास अपने स्वयं के पर्याप्त साधन है, माता पिता से भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है।
ये कहा गया था विजय मनोहर अरबट के मामले में, ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी इसका सही आंसर है। और मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाबानो बेगम का जो मामला है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया था कि दंड प्रकार संहिता की जो धारा 125 है, ये सभी धर्मों को लागू होती है। ठीक है, सभी धर्मों की स्त्रियों को लागू होती है, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई विशेष अपना धर्म नहीं इसमें माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। प्रश्न अगला है कि धारा 265 ए संबंधित है संक्षिप्त विचार से, अविभाग सौदेबाजी से, अभियुक्त की पहचान से, या बलात्कार की शिकार हुई पीड़िता की शारीरिक परीक्षा से। अविभाग सौदेबाजी किससे संबंधित है? 265 सॉरी 265 किससे संबंधित है? ये अविभाग सौदेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन क्रमांक बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक बी इसका सही आंसर है। हम बात करें अगर संक्षिप्त विचारण की, तो संक्षिप्त विचारण को सेक्शन 260 से लेकर के और 265, ठीक है, 260 से लेकर के 261 में बताया गया। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 21, ठीक है, चैप्टर 21 260 से लेकर 261 तक संबंध में प्रावधान करता है। और अभियुक्त की पहचान के संबंध में सेक्शन 54A, ठीक है, और बलात्कार की शिकार हुई महिला की जो शारीरिक परीक्षा की जाती है वो सेक्शन 164A के अंतर्गत की जाती है। सभी सेक्शन याद रखिएगा। प्रश्न अगला है कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनाधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकता है 1000 तक, 5000 तक, 10,000 तक या 50,000 तक। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा कितने से अनाधिक के जुर्माने का दंडादेश दिया जा सकता है? इनके पास पावर रहती है 10,000 तक। ठीक है, 29 में सेक्शन 29 का 2 इस संबंध में प्रावधान करता है और ये बताता है कि जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 10,000 रुपए तक, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 5,000 रुपए तक। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर रहती है 3 वर्ष से अनाधिक की सजा, या 3 वर्ष से ज्यादा नहीं दे सकता, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सजा पावर रहती है 1 वर्ष तक की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। साथ ही अगर हमारी लाइव क्लासेज आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9219160065 पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको लाइव क्लासेज के संबंध में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। ये क्लासेज आपको एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें।